फ्रेंड्स, मैं अमर फिर से आपका लाइव स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने देखा, इससे पहले हमने प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का वीडियो एक इस पे मैंने बनाया है। उससे रिलेटेड, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बताऊंगा। और देखिए क्या होता है कि आप प्रियम्बल पढ़ जाते हो, पूरा पढ़ लेते हो कि हम भारत के लोग ये सब कुछ, इस भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए सब कुछ पढ़ जाते हो, लेकिन आपको वहां से किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है प्रियम्बल के चैप्टर में होता है कि वहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला यूनिट बाकी मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राज्य नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, जो उसके बाद आपका जितने भी नागरिकता, यहाँ तक क्वेश्चन बना ले जाते हो। लेकिन प्रस्तावना थोड़ी दिक्कत होती है, तो आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जरा ध्यान से देखिएगा कितने टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि हमने पहले कल ही बताया था कि संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग। संविधान की शक्ति का केंद्र कौन है? हम भारत के लोग, यानी यहाँ के भारत की जनता ही संविधान की शक्ति का स्रोत है और केंद्र है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता है। क्या है? संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। अगला हम देखेंगे कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यह बात किसने कहा था? जबकि मैं कल बता रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि प्रस्तावना संविधान, देखिए सबसे पहले मैं बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। क्या किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। पूर्ण रूप से यह लागू होता है कब? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को हमारा प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है। इस तरीके से देखा जाए तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यह किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक नाम और याद रख लीजिएगा, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। पंडित नेहरू के बारे में तो सभी को पता होगा, लेकिन ठाकुरदास भार्गव के बारे में कम ही लोगों को पता होगा। तो याद रखिएगा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है या नेहरू और ठाकुरदास भार्गव दोनों लोग ने कहा था। जैसे कि कुछ वर्डन में कंफ्यूज होता है कि वही चीज होता है, लेकिन आपको कंफ्यूज, जैसे प्रारूप समिति। एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में आ गया तो बता दे रहा हूं आपके फायदे के लिए। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक, तो प्रारूप समिति तो बाबा अम्बेडकर, सबको पता है। लेकिन प्रारूप समिति ना देकर पीछे में आया था कि पांडु लेखन समिति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रारूप समिति को ही पांडु लेखन समिति कहा गया। किसको कहा गया? ध्यान से सुनिएगा, प्रारूप समिति को ही पांडु लेखन समिति कहा गया। और पूछा गया पांडु लेखन समिति के अध्यक्ष कौन? तो आपके अम्बेडकर, 7 लोग और थे। मैंने सब बताया कि डीपी खतान की मृत्यु हो जाती है, टी कृष्णाचार्य आते हैं, सब कुछ बताया था। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ठाकुरदास भार्गव। जबकि अंबेडकर जी को देखा जाए तो अंबेडकर जी ने मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 को, किसको? अनुच्छेद 32 को, जो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंबेडकर जी के द्वारा, बाबा अंबेडकर के द्वारा आपकी संविधान की आत्मा क्या है? तो वो मौलिक अधिकार भाग 3, जो हमारे भाग 3 में पाया जाता है। भाग 3 के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बाबा साहब ने संविधान की आत्मा, एक तरफ बाबा साहब संविधान की आत्मा भाग 3 को मानते हैं, दूसरी तरफ नेहरू और ठाकुरदास भार्गव संविधान की आत्मा किसे मानते हैं? प्रस्तावना को मानते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान को कब अंगीकृत, कब गले लगाया गया, कब अंगीकृत किया गया, कब इसे अपनाया गया? सीधे वर्ड में अगर आप सीधा से देखें, संविधान कब मतलब अपनाया गया, तो वह डेट था 26 नवंबर 1949। मैं पिछले भी क्लास में कई बार बता चुका हूं
कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था, इससे पहले आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने नेहरू जी वाली कहानी बताई थी। इस दिन हमने ये भी बताया था कि कुल 16 अनुच्छेद लागू होते हैं। कितने अनुच्छेद लागू होते हैं? 16 अनुच्छेद, जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर 15 अनुच्छेद। ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। उस दिन क्या होता है कि अनुच्छेद 16 इसलिए काउंट नहीं किया जाता है, तो एक अनुच्छेद 394। तो अनुच्छेद जो होता है 394 यह बताता है कि आज अनुच्छेद 394 के तहत ही आज हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 394 को कोई गिनता नहीं है। तो इस तरीके से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जहाँ पे 16 अनुच्छेद मतलब लागू किए गए। नागरिकता वाले अनुच्छेद 60, 67, अनुच्छेद 366, ये सब सारे अनुच्छेद आपको कब, इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही लागू। इसी दिन को विधि दिवस, संविधान दिवस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। यहीं पे एक चीज और, अनुच्छेद 393 में भारत के संविधान का शीर्षक दिया गया। संविधान का जो शीर्षक है, कोई भी बुक पढ़ते हो ना, जैसे कोई भी बुक लो, ठीक है, तो उसका एक शीर्षक होता है ना, उस कहानी होती है, उसका शीर्षक होता है ना। इसी तरीके से संविधान का जो शीर्षक है वो अनुच्छेद 393 में दिया गया, जिसका शीर्षक है भारत का संविधान। क्या शीर्षक है? भारत का संविधान। इस तरीके से आगे हमने देखा अंगीकृत 26 नवंबर 1949, विधि दिवस, सब कुछ मैंने बताया। इस दिन 16 अनुच्छेद, कितने आर्टिकल? 16 आर्टिकल आपके जारी किए गए थे। प्रस्तावना की भाषा और अवधारणा याद रखिएगा। प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल टेकन फ्रॉम द, कहां से? टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। देखिए, तो जो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल था वो कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। जबकि प्रस्तावना की अवधारणा कहां से? यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मैंने क्या बताया? जो प्रियम्बल की लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना के प्रियम्बल की अवधारणा यूएसए से लिया गया। क्या लिया गया? याद, ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना की अवधारणा यूएसए। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान का आखिर उद्देश्य क्या है? मैंने कल ही बताया था, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारा। सबको न्याय दिलाना, आप स्वतंत्र हो, समानता का अधिकार बताया था। मैंने सब कुछ बताया था बहुत डिटेल में। इससे पहले जो प्रस्तावना पे मैंने वीडियो बनाया, आप अच्छे से देख लेना। फिर बंधुत्व माने भाईचारे का विकास हो। ये हमारी संविधान का मुख्य उद्देश्य है कि समानता का भाव हो, सब स्वतंत्र हैं, अपने विचारों को, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए सब स्वतंत्र हैं, सबको न्याय मिले, समानता का अधिकार हो, भाईचारे का विकास हो। ये हमारी संविधान का मुख्य उद्देश्य है। संविधान की प्रकृति क्या है? आखिर इसकी प्रकृति क्या है? जैसे मेरे बारे में कोई कहता है कि हाँ, अमर सर की प्रकृति क्या है? अगर हम मेरी प्रकृति, मैं किस प्रकृति, किस नेचर का इंसान हूं, नहीं होता है। आप इंग्लिश में से समझो कि मेरा नेचर क्या है, किस नेचर के इंसान है। ज्यादा सीरियस रहते हैं, ज्यादा हंसमुख, थोड़े से हंसी मजाक वाले इंसान है, कि मतलब दोनों का सामंजस्य बैठा के चलते हैं, तो मैं दोनों का सामंजस्य बैठा के चलता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत हंसाने के लिए, मतलब ऐसे वीडियो में मैं हंसाने के लिए ऐसे थोड़ा सा बोल देता हूँ, क्योंकि देखिए ऐसी बात नहीं है कि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपने लाइफ के प्रॉब्लम को आपके सामने बताने लगेंगे। तो देखिए, मेरा जो मानना है कि ज्यादा प्रॉब्लम का, समस्या का जिक्र ना हो, ज्यादा सफलता का जिक्र हो, और ज्यादा आप खुशी मन से पढ़ो, ये ज्यादा जिक्र होना चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है, ये सब बाद में हम बातें करेंगे। आते हैं मुद्दे पे। भारत की प्रकृति क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्र, गणराज्य। मैंने सब कुछ एक डिटेल में बताया था, थोड़ा सा सुन लो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि हम कोई भी निर्णय लेने के लिए हम किसी देश के अधीन नहीं हैं। हम किसी भी देश के साथ संधि करना चाहते हैं, किसी के साथ समझौता करना चाहते हैं, हम किसके साथ व्यापार करना चाहते हैं, मतलब हमारे किसी भी डिसीजन में कोई अन्य जो देश है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है अपने डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में। यह होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी के बारे में बताया था भैया,
दो टाइप का समाजवाद बताया था। एक जो नेहरू जी द्वारा था वही हमारे यहाँ समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद। इसमें क्या होता है कि जो आपके स्रोत होते हैं, सोर्स जो होते हैं, जो संसाधन होते हैं आपके, उस पे सरकार का नियंत्रण, थोड़ा बहुत प्राइवेट वाला भी मॉड्यूल होता है। लेकिन सौम्यवाद जो साम्यवाद है, लोकतंत्र होता है, वो राज्यों को और ज्यादा कठोर बना देता है। संसाधन पे केवल आप ही का नियंत्रण होना चाहिए। ये चीज अंतर है लोकतंत्र समाजवाद और सौम्यवाद समाज में। थोड़ा सा अंतर ये है कि ये लोकतंत्र समाजवाद सरकार का इस संसाधन पे नियंत्रण है, यह बात कहती है, बिल्कुल कहती है। और इस पे थोड़ा बहुत अगर कुछ परसेंट मान लीजिए कुछ और लोग आ गए तो चलिए पीपीपी और मॉडल देखा जाए प्राइवेट वाले तो ठीक है। लेकिन सौम्यवादी समाजवाद के तहत ये होता है कि नहीं, ये आपका जो राज्य पे ही पूरा संसाधन होगा। थोड़े नियम और कानून कठोर होते हैं, लेकिन जो हमारा भारत है ना, ये दोनों को मिक्सअप किया है। जो मिश्रित, यहाँ का जो मिश्रित समाजवादी वाली परिभाषा आप यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र मैंने बताया अब्राहम लिंकन के द्वारा जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। यानी केंद्र शक्ति किसमें है? जनता। जनता ही वोट करेगी, जनता ही चुनाव करेगी। सब जगह देखा जाए तो महत्व किसका बड़ा है? जनता का। तो खुद को किसी से कम ना समझिएगा। जैसे समझिए आप लोग में बहुत लोग, कुछ लोग डरते हैं कि नहीं अरे सरकारी कर्मचारी है, दरोगा जी हैं, इंस्पेक्टर साहब है, डर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनके ऊपर बहुत सारी बाध्यता है, ठीक है। आप स्वतंत्र भारत के नागरिक है तो आप डरिए ना, आप डट के उनका सामना कर सकते हैं, न्याय के खिलाफ बोल सकते हैं। ये नहीं कि न्याय आप रूल्स रेगुलेशन तोड़ो, ये ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आप अगर जगह पे सही है, न्याय हो रहा है तो आप डट के उसका सामना कर सकते हैं, बशर्ते आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको मुझसे संविधान पढ़ना चाहिए। अगर संविधान आप पढ़ेंगे मुझसे तो मैं हर जगह आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ भी जोड़ के सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है समाजवाद। लोकतांत्रिक जनता का शासन। गणराज्य मैंने बताया कि जो देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसका चुनाव होगा, वंशानुगत नहीं होगा, ठीक है। आज भी सिलेक्शन होता है। देखिए एक जो राष्ट्रपति का जो चयन है ना, तो ये वंशानुगत ना होके, मतलब चुनाव होता है ना, चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से बाद में बताऊंगा कि कौन कौन इसमें भाग लेता है। तो आपका लोकसभा, राज्यसभा, फिर विधानसभाएं, ये सब बाद में बताऊंगा। राष्ट्रपति का चुनाव जब बताऊंगा, निर्वाचन बताऊंगा, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो मैं भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता हूं, बशर्ते थोड़ी अभी हमारी उम्र बढ़ जाने दीजिए, वो कंडीशन मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक चीज और, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पहले सबसे पहले हमें अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूं, तो इस गवर्नमेंट जॉब को मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा और अनुच्छेद 52 से 60 तक अगर आप बीच में, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा तो मैं कुछ मूड में नहीं हूँ। बाकी अगर आप लोग का प्यार बने और आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो तो नौकरी चलती रहेगी। पढ़ाने में अगर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, आप लोग का लॉस होगा, तो बाकी फैसला बाद में लिया जाएगा। अब देखिए गणराज्य में मैंने बताया वंशानुगत ना होके चुनाव होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाए, संविधान प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, के.एम. मुंशी ने कहा था। क्या बोला था? के.एम. मुंशी ने। देखिए प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, के.एम. मुंशी ने कहा था। की नोट किसने कहा था? अर्नेस्ट वाकर ने कहा था। कितने? प्रस्तावना की नोट है, क्या है? की नोट है। यह बात किसने कहा था? अर्नेस्ट वाकर ने कहा था की नोट। जबकि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, यह के.एम. मुंशी ने कहा था। बिल्कुल ध्यान में, के.एम. मुंशी और की नोट अर्नेस्ट वाकर। अब देखिए एक चीज और, प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हो चुका है? प्रस्तावना में अभी तक एक बार केवल संशोधन हो चुका है। कितने बार? एक बार संशोधन हुआ है। और उसमें क्या होता है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत में कल भी बताया था कि देखिए 42वें संविधान संशोधन कोई भी आया जुड़ा किससे? तो 42वें संविधान संशोधन, हटा किससे? 44वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। किसको? 3 नए वर्ड, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष अखंडता, SPA, मतलब SPA। ऐसे आपको जानबूझ के मैंने लिख दिया कि ये क्रम कभी कभी पूछ देता है।
अगर आपसे ऑप्शन में देगा पंथ निरपेक्ष अखंडता समाजवादी, कहीं के दे देगा अखंडता समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो आपको यह क्रम याद, एस्पा ऐसे याद रख लेना, SPA समाजवाद, पंथ निरपेक्ष अखंडता। पंथ निरपेक्ष मैंने बताया था, समाजवादी अभी बताया, पंथ निरपेक्ष मैंने बताया था कि यह देश देखिए एकता और अखंडता में कल अंतर बताया था। यह देश एक है, राज्य ये नहीं कि हाँ अपना खंडन करके हम दूसरा देश बना दे, अखंड भारत है, ठीक है। इस भारत का खंड होना इतना आसान नहीं है, ये नहीं कि कोई राज्य कहे ठीक है अब हम हट के हम अपना अलग देश, जैसे नागालैंड है मैं नागा देश घोषित करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। जब आपका अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ये सब पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो कल भी बताया था, कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। इस समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए हैं किस संविधान संशोधन, इसे तो रटी लो बाबू, इसे एकदम रट लो, बार बार क्वेश्चन आया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 नए वर्ड जोड़े गए। एक चीज और मैंने बताया था, एक कल और बताया था कि 2 वाद इसमें बड़ा प्रचलित है प्रस्तावना के संबंध में। एक बेरोजगारीवाद था जो 1960 में आया था। कब आया था? 1960 में बेरोजगारीवाद। और इस बेरोजगारीवाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना क्या है, मतलब आपका संविधान का हिस्सा नहीं है। क्या है? संविधान का हिस्सा नहीं है। तो याद रखिएगा 1960 के बेरोजगारीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। जबकि अगर आप देखा जाए तो इसमें 1973 में ठीक 13 साल बाद केशवानंद भारती केरल राज्य में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान में, मतलब प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, अंग नहीं है। पहले आया कि यह प्रस्तावना का भाग, संविधान का भाग नहीं प्रस्तावना 1960 में। 1973 में 13 साल बाद आते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। और याद रखिए इस पे ये भी कहा गया प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है परंतु इसके मूल ढांचे और अवधारणा में मतलब बदलाव नहीं होगा। प्रस्तावना में आप कोई ऐसा मतलब संशोधन नहीं करोगे जिससे इसके मूल ढांचे में परिवर्तन हो, ठीक है। तो आपके मूल ढांचे में इसके परिवर्तन नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इसका भी जिक्र किया गया है। एक कल के वीडियो मैंने डिटेल बताया। प्रस्तावना वाद योग नहीं है। क्वेश्चन आता है कि यह वाद योग है, वाद योग नहीं है तथा गैर न्यायिक अपरिवर्तनीय न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है, ठीक है। आप इस लाइन पे देख लेना, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। प्रस्तावना वाद योग नहीं है, गैर न्यायिक अपरिवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। एक चीज, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये कहां से प्रेरित होकर लिया गया? ये फ्रांस की क्रांति, मैंने अभी पीछे बताया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये वर्ड कहां से प्रेरित हुआ? तो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर लिया गया। जबकि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से प्रेरित होकर लिया गया। किससे? रूस की क्रांति से प्रेरित होकर लिया गया। हमने कहा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, मतलब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, बंधुत्व कहाँ की क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर लिया जाता है। जबकि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से प्रेरित होकर लिया जाता है। फिर मैंने नोट करके पॉइंट लिखा है, जो भारत शब्द है उसका प्रस्तावना में कुल 2 बार उल्लेख किया गया है। कितने बार उल्लेख किया गया है? 2 बार उल्लेख किया गया है। भारत शब्द का प्रस्तावना में कितने बार उल्लेख? तो 2 बार उल्लेख। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक, एक बार आगे से कर दिए, एक बार फिर पीछे से ऐसे रिकॉल करते हैं तो याद रखा। भारत शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में कितने बार किया गया? आप मन में बोलना कितने बार किया गया? 2 बार। ऑफलाइन जो मुझसे क्लास पढ़ते हूँ, मेरा तरीका जानते हो, मैं रटवाता हूँ, ठीक है, आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। भारत शब्द प्रस्तावना में कितने बार उल्लेख? मतलब 2 बार। कितने बार अभी तक संशोधन होते हैं? 1 बार। कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 में कितने वर्ड जोड़े गए? 3 शब्द। कौन से बाबू? तो आप बताओगे सर इस्पा, SPA, एस से समाजवाद, पी से पंथ निरपेक्ष और ए से अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। फिर हम ये बोलेंगे कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। कितने? मुंशी जी ने कहा कि भैया ठीक है, मुंशी जी जो होते हैं ना, कुंडी उंडी ताला वाला खोलते रहते हैं, कुंडी खोलते हैं तो कुंडली, ऐसे याद रखना। तो मुंशी जी कुंडली खोल रहे हैं, मुंशी जी कुंडली, तो ऐसे याद रखना कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली KM मुंशी। कौन? KM मुंशी।
कीनोट किसने कहा था? अर्नेस्ट वाकर ने। कीनोट क्या? अर्नेस्ट वाकर ने। फिर मैंने बताया कि भारत की प्रकृति के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय है भैया, स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है। ठीक। अब देखो प्रस्तावना की अवधारणा कहां से ली गई? प्रस्तावना की अवधारणा यूएसए से, जबकि लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। मतलब आपकी प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संविधान को कब अपनाया गया? अंगीकृत गले लगा लिया गया 26 नवंबर 1949, जिस दिन 16 अनुच्छेद का कंफ्यूजन हमने बता दिया कि 394 को नहीं कुछ लोग गिनते हैं, कुछ गाइड में मिस्टेक है था। तो 393 में भारत के संविधान का जो शीर्षक भारत का संविधान दिया गया है। ठीक है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू और ठाकुर दास भार्गव ने। किसने? ठाकुर दास भार्गव ने। जबकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो भाग 3 के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 में दिया गया है, इसको किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो आपके अंबेडकर जी ने कहा। अंबेडकर जी ने क्या बोला है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह क्या है? संविधान की आत्मा है। संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। कौन है? शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। इस प्रकार आपने देखा अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको मैंने यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब कर दिया। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप लोग इससे रिलेटेड थोड़ा सा ये क्वेश्चन रिलेटेड आप करके इसे पढ़ना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे के वीडियो में बहुत जल्द ही बनाऊंगा और सारे आपको संविधान में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतिहास की सीरीज थोड़ी सी रोक दी है मैंने, कुछ बच्चों ने इतिहास ऑफलाइन पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे तो सारे पूरी होल इंडिया मतलब पूरी संपूर्ण भारत हमसे यहाँ पे जुड़ेगा। तो आपको इतिहास की सीरीज वैसे कंटिन्यू मिलेगी, आपको ज्योग्राफी का मिलेगा। करंट अफेयर क्या होता है कि मैं बोर्ड पे नहीं, मैं कंप्यूटर पे आपको क्वेश्चन रिलेट करके अच्छे से बताऊंगा। तो आपकी सारी सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। आप परेशान ना होइए, किसी भी मंजिल की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। तो आप हमारा साथ दीजिए, मैं आपका साथ देने के लिए हर कदम पे हर मोड़ पे तत्पर हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।